MI एग्रीकल्चर कॉलेज गड़साना की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए अपन ऑर्गेनिक मैन्योर्स, केमिकल फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। तो रासायनिक उर्वरक और जैविक खाद जैसे FIM है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका प्रयोग करते हैं। और फार्म वेस्ट जो क्या है, फसल अवशेष या फार्म पर उत्पादित होने वाली फसलों के जैसे पेडिस्ट्रा है, बीजस्ट्रा है, इनका प्रयोग INM के अंतर्गत करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, औद्योगिक वेस्ट। और उसके बाद लेग्यूम क्रॉप्स है, क्रॉपिंग सिस्टम, यानी लेग्यूम क्रॉप्स का अपन जब प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, भूमि के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और जैसे बायो फर्टिलाइजर है, एजोला है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, राइजोबियम है, जोस्पेरिलम है, एजोटोबैक्टर है, और KSB, PSB, ये जो भी जितने भी बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक है, इनका प्रयोग अपन क्यों करते हैं, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होते हैं। इनके प्रयोग करने से जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन होता है, और जो फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जो फॉस्फोरस भूमि के अंदर संगठित रूप में जमा रहता है उसका अपघटन करके ये बैक्टीरिया उसे सोल्युबलाइजिंग यानी उपलब्ध फॉर्म के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, जो कि पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाता है। और INM के अंतर्गत क्रॉप रेजिड्यू जैसे वीट निकालने कंबाइन से अगर अपन जो गेहूं की फसल निकालते हैं, जौ की फसल निकालते हैं, तो उनका जो कचरा होता है उसको अपन वापस से उसी भूमि के अंदर मिला देते हैं, वो हो गया क्रॉप रेजिड्यू। ग्रीन मैन्योरिंग, इसके बारे में आपको बताया था। हरी खाद है, उसको उगाकर किसी फील्ड में उगाकर उसको वापस उसी फील्ड के अंदर वापस मिला देते हैं। और हरी खाद के रूप में अपन लेग्यूम्स जो क्रॉप होती है उनका प्रयोग करते हैं। ये तो हो गए आपके कंपोनेंट्स। फिर इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंतर्गत, इसमें फोटोग्राफ्स के द्वारा समझाया गया। जैसे ग्रीन मैन्योरिंग है तो इस प्रकार करते हैं, ग्रोविंग इन द सेम फील्ड, उसी फील्ड के अंदर उगाते हैं जिसमें अपन को हरी खाद का प्रयोग करना है। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स और लीव्स, यानी भूमि के अंदर किसको डालते हैं, जो लेग्यूम्स क्रॉप प्लांट्स होते हैं और उनकी जो पत्तियां होती हैं उनको भूमि के अंदर मिला देते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से सोर्स हैं जो कि पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर अगर देखें तो यूरिया, DAP है, SSP है, पोटेशियम म्यूरेट ऑफ पोटास है, TSP है, DSP है, इनका प्रयोग अपन केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में पोषक तत्वों प्रदान करने के रूप में करते हैं। फिर इसके बाद आता है ऑर्गेनिक मैन्योर्स कौन कौन से, उसमें क्या हो गया, जैसे FIM है, FIM फार्म यार्ड मैन्योर इन सिटू, यानी जो भेड़ बकरियां हैं या गाय भैंसी हैं उनको क्या करते हैं, खेत के अंदर ही रात भर रोका जाता है। तो उससे क्या होता है, वो जो उनका जो गोबर है या भेड़ों की मीनी है तो वो क्या उस फील्ड के अंदर ऑटोमेटिक ही सेपरेट कर दी जाती है, यानी अलग अलग रूप में से दूर दूर अपने आप फैल जाती है। फिर वर्मी कंपोस्टिंग है, तो इसका उपयोग भी अपन छिड़काव के रूप में करते हैं तथा भूमि के अंदर मिला देते हैं। तो ये क्या हो गया, पादप पोषक तत्वों को
देने का एक तरीका हो गया। फिर उसके बाद फार्म वेस्ट है। फार्म वेस्ट के अंतर्गत क्या आता है, जैसे जिस खेत के अंदर धान बोया गया है या गेहूँ बोई गई है, तो उनके जो भी भूसा है उसको अपन खेत के अंदर वापस मिला देते हैं। तो ये सोर्स हो गए प्लांट न्यूट्रिएंट्स के। फिर उसके बाद आता है बायो फर्टिलाइजर। तो जैसे एजोला है, ब्लू ग्रीन एलगी है, इनका प्रयोग करके, या राइजोबियम है, पीएसबी केएसबी है, इनका अपन प्रयोग करते हैं। लेकिन एजोला और ब्लू ग्रीन एलगी है, ये क्या है, बायोमास यानी प्लांट मटेरियल्स हैं, वो भूमि के अंदर मिलाया जाता है। एजोला एक फर्न है और ब्लू ग्रीन एलगी भी प्लांट की तरह ही होती है, जो कि ग्रोथ करती है और उसको वापस भूमि के अंदर मिला दिया जाता है। इससे तो भूमि के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाती है। फिर उसके बाद ये क्रॉप रेजिड्यूज हो गए, जो कि फसल अवशेष है, जो भूमि के अंदर वापस मिला दिए जाते हैं। जैसे क्रॉप कटिंग के बाद जो अवशेष भूमि के ऊपर बच जाते हैं, उनको नए जलाते हैं, नए उनको खेत से बाहर निकालते हैं, उनको वापस उसी फील्ड के अंदर मिला दिया जाता है। तो ये भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। और इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर है जो भूमि के अंदर, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर लेग्यूम्स जो क्रॉप होती है या फसल चक्र है, उसके अंदर क्या करते हैं अपन, लेग्यूम्स क्रॉप का इंक्लूड करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, जो लेग्यूम्स क्रॉप उगाते हैं अपन, तो उससे क्या होता है, भूमि की मृदा की संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे बल्क डेंसिटी है, पार्टिकल डेंसिटी है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। अगर बल्क डेंसिटी ज़्यादा है, पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, तो उनको यह कंट्रोल करती है, जो लेग्यूम्स क्रॉप है। साथ में ये भूमि के अंदर नाइट्रोजन का भी फिक्सेशन करते हैं। इसलिए ये हो गए डिफरेंट सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर अपन ये नहीं देखते हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर अपन को यूज में लेना है। इसके अंतर्गत जैविक है, रासायनिक है, और ये जो बायो फर्टिलाइजर है, इनका अपन प्रयोग करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक मैटर है, इनका प्रयोग करके अपन को जितनी फसल की मांग है उतने पोषक तत्व अपन को प्रदान करने हैं। इसमें ये फिक्स नहीं है कि अपन को केमिकल फर्टिलाइजर ही डालना है, नहीं। 50% अपन केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, बाकी जो 50% है उसको अपन ऑर्गेनिक मैटर और बायो फर्टिलाइजर के द्वारा उसकी पूर्ति करेंगे। अब बायो फर्टिलाइजर जैसे नाइट्रोजन वाले बायो फर्टिलाइजर अपन यूज में लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, 20 से 30% नाइट्रोजन फिक्स करते हैं भूमि के अंदर। तो वो 20 से 30% नाइट्रोजन की बचत हो जाती है। साथ में ही यील्ड में भी बढ़ोतरी होती है। फिर आता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जो कंपोनेंट्स हैं उनके बेनिफिट्स यानी लाभ क्या है, तो इनके बहुत सारे लाभ दिए गए हैं। इसमें पहला है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर अपन रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, और इनकी जो क्वांटिटी है यानी मात्रा है वो कम लेनी पड़ती है। और किसके बजाय, ऑर्गेनिक मैटर के बजाय जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी मात्रा कम लेनी पड़ती है। ऑर्गेनिक मैटर की जो मैन्योर्स हैं अपन काम में लेते हैं, उनकी मात्रा अधिक लेनी पड़ती है, और पोषक तत्वों की जो प्राप्ति है वो कम होती है। इसलिए इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर रासायनिक उर्वरकों को भी सम्मिलित किया जाता है। और जब कंटिन्यूस यानी लगातार अपन जो रासायनिक फर्टिलाइजर है उनका प्रयोग करते हैं, तो जो भूमि की कंडीशन है उसमें कमी आती है। जैसे उसकी संरचना बिगड़ जाती है, या बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है, तो पीएच बढ़ जाती है, इसी में परिवर्तन हो जाता है। तो यही कारण है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंतर्गत न कि पोषक तत्व होते हैं, उनमें कुछ फिल्टर पदार्थ भी मिलाए होते हैं, यानी कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ भी मिले हुए होते हैं, जो कि भूमि के अंदर पड़े रहते हैं, और वो भूमि की पीएच तथा इसी में परिवर्तन कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है जो केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक उर्वरक है, उनका प्रयोग
धीरे धीरे कम करना होगा। जैसे ऑर्गेनिक मैटर और बायो फर्टिलाइजर का अपन यूज करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा आधी कर देते हैं, फिर उसके बाद उससे और कम कर देते हैं। इसे धीरे धीरे अपन इसका परिवर्तन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर अंडर रेन फेड लो लैंड कंडीशन, यानी जो ऑर्गेनिक मैन्योर से जो कार्बनिक खाते हैं उनका प्रयोग अपने जो वर्षा आधारित निचली भूमियाँ हैं उनके अंदर प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, इससे बल्क डेंसिटी है उसमें सुधार होता है। जो कि ऊपर की 25 सेंटीमीटर लेयर है उसमें बल्क डेंसिटी को घटा देता है। और जो रेड्यूस रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन, यानी जो जड़ों का जो ग्रोथ है, पेनिट्रेन यानी मतलब जड़ों का भेदन, जब भूमि कठोर होगी तब उसमें जड़ों का विकास अच्छे तरीके से नहीं होगा, क्योंकि उनको बढ़ने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। पेनिट्रेंस यानी उसको भेदने में असमर्थ हो जाएगी, तो ये रेजिडेंस है वो कम हो जाएगी। किसी ऑर्गेनिक के जो मैन्योर्स अपन प्रयोग करते हैं तो उससे जो बल्क डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, पार्टिकल डेंसिटी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, जो स्पेस है वो बढ़ जाएंगे, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होगा। फिर है सप्लीमेंट नाइट्रोजन अप टू 50%। तो जो नाइट्रोजनियस रिक्वायरमेंट है वो फसल की, उसको अपन ऑर्गेनिक मैन्योर से 50% तक पूर्ति की जा सकती है। और जो भूमि के अंदर नाइट्रोजन व फॉस्फोरस है जिसकी यूज एफिशिएंसी यानी जो उपयोग करने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। और इसके अलावा अपन कंबाइंड विथ 100% ऑफ द रिकमेंडेड क्वांटिटी ऑफ एनपीके प्लस बायो फर्टिलाइजर। और इसके अलावा अपन ऑर्गेनिक मैन्योर अगर 100% ऑर्गेनिक मैन्योर काम में लेते हैं तो उसके साथ अपन बायो फर्टिलाइजर भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको भोजन के रूप में ऑर्गेनिक मैटर की आवश्यकता पड़ती है। ऑर्गेनिक मैटर अगर भूमि के अंदर होगा तो भूमि का जो ताप है उसमें अचानक वृद्धि नहीं होगी, अचानक उसमें ताप में नीचा भी नहीं होगा। तो उससे क्या होता है, जो वायु सूक्ष्म जीव है उनकी क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होगी तथा जो पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता अधिक रहेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, भूमि की पीएच तथा इसी में भी सुधार होता है। जब अपन ऑर्गेनिक मैटर भूमि के अंदर डालते हैं तो जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो CO2 की मात्रा बढ़ती है। और जो CO2 की मात्रा अगर बढ़ती है तो वो ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करती है, बाइकार्बोनेट्स का निर्माण करती हैं, और बाइकार्बोनेट्स से जल के साथ वापस क्रिया करके H2SO4 का निर्माण करते हैं। जैसे CO2 बाहर निकल जाएगी और जो सल्फर है वो सोडियम है वो कले पार्टिकल के ऊपर से हट जाएगा, जिससे जो सल्फर है वो फ्री कंडीशन में आ जाएगा, यानी जो बंद है उनके वो टूट जाएंगे और जल के साथ क्रिया करके उसके भूमि की जो पीएच बढ़ी हुई है उसको कम कर देंगे, और जो कम है उसको बढ़ा देंगे। यानी न्यूट्रल पीएच बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक मैटर का बहुत बड़ा महत्व है। फिर उसके बाद आता है हरी खाद। तो हरी खाद से जो पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता है वो भी बढ़ती है, और जो नाइट्रोजन पर हेक्टर है वो भी उसमें बढ़ोतरी होती है। जैसे सस्वेनिया एक्विलेटा है, इसका 60 kg नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन पर हेक्टर भूमि के अंदर स्टोर करता है। फिर उसके बाद आता है मूंग है। मूंग की जो फसल है वो क्या करती है, 60 kg नाइट्रोजन है वो पर हेक्टर स्टोर करती है। किसके लिए, जो आगे नेक्स्ट फसल अपन बोते हैं जैसे राइस क्रॉप है उसके उसमें नाइट्रोजन की बढ़ोतरी कर देता है। इसके बाद आता है जो ल्यूसीनिया, ल्यूकोसेफला, ग्लिरिसीडिया, सेपियम एंड एकेशिया मैंगियम कैन प्रोवाइड
100 से 300 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर पर ईयर। यानी जो ये क्रॉप्स बताई है ये क्या करती हैं भूमि के अंदर 100 से 300 kg यानी 1 से 3 क्विंटल तक नाइट्रोजन पर हेक्टर पर ईयर स्टोर करते हैं। तो इसका ये फायदा हो गया इनसे। फिर उसके बाद ग्रीन मैन्योरिंग के अंदर जो सस्पेनिया रोस्ट्रेटा है उसको अगर अपन उगाते हैं तो वो क्या करते हैं 3 से 4 टन पर हेक्टर ड्राई मैटर यानी जो शुष्क पदार्थ है प्लांट मटेरियल है वो 3 से 4 टन पर हेक्टर मिलता है। जब यह प्लांट मैटर अपघटित होगा तो यह 70 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर रिलीज करेगा यानी छोड़ेगा। जब भूमि के अंदर अपन ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ अपन को नाइट्रोजन भी उपलब्ध होती है। तो इससे क्या होगा पौधों की पैदावार अच्छी होगी, भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो वो पोषक तत्वों प्रदान करने की क्षमता भी बढ़िया रहेगी। उसके बाद आता है जो अपन ग्रीन मैन्योर क्या सहायता करती है, तो यह इंक्रीज अपरेंट यूज एफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम व्हेन कंबाइंड विद 50% ऑफ द रिकमेंडेड एनपीके। अगर अपन ग्रीन मैन्योरिंग जो हरी खाद का 50% यूज करते हैं तो इससे पोटेशियम की यूज एफिशिएंसी भी बढ़ती है, साथ में एनपीके की भी मात्रा बढ़ जाती है। और इसके बाद जो हरी खाद अपन प्रयोग करते हैं तो वो अगली जो क्रॉप है उसके लिए भी जो प्लांट मटेरियल है वो छोड़ देते हैं, जिससे जो अपघटित होगा तो उससे वापस वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल फॉर्म के अंदर पौधों को मिल जाएंगे। मिनिमाइजिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन इन एसिडिक लैटेराइट सॉइल्स थ्रू द chelation of these ions by organic molecules liberates from FIM in the course of mineralization। तो ये जो एल्यूमिनियम और आयरन की जो अधिकता होती है वो किसके अंदर होती है, एसिड लेटराइटिक सॉइल्स होती है उनके अंदर अधिकता होती है। ये क्या होते हैं क्ले पार्टिकल्स के ऊपर फिक्स हो जाते हैं यानी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो एफआईएम का और जो ग्रीन मैन्यूर्स का अपन प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होगा, ये जो एल्यूमिनियम और आयरन है इनकी मात्रा क्ले पार्टिकल से हट जाएगी और जो पोषक तत्व है उनका मिनरलाइजेशन यानी उपलब्ध फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। आयरन जो फिक्स हो जाता है एसिड सॉइल के अंदर या इनकी अधिकता हो जाती है या इनकी कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है जो ऑर्गेनिक मैटर अपन काम में लेते हैं जैसे एफआईएम है या ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो इससे भूमि की जो पीएच है उसमें सुधार हो जाता है, मिनरलाइजेशन का काम भी करते हैं। मिनरलाइजेशन का मतलब होता है जो अनुपलब्ध फॉर्म का जो पोषक तत्व है उनको उपलब्ध फॉर्म में कन्वर्ट होना मिनरलाइजेशन कहलाता है। एक होता है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन के अंतर्गत क्या आता है, जो पोषक तत्व उपलब्ध फॉर्म से अनुपलब्ध फॉर्म में चले जाते हैं उनको इमोबिलाइजेशन कहते हैं। तो अपन जो बायो फर्टिलाइजर है उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे एजोला और ग्रीन जो ब्लू ग्रीन एलगी है उनकी कैसे अपन भूमि के अंदर मिला सकते हैं। 25 से 30 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टर इन द सोइल। जो ये एजोला और ब्लू ग्रीन एलगी है ये क्या करते हैं 25 से 30 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टर सोइल के अंदर ऐड करते हैं। improve bulk density and residue penetration resistant when it is added with organic manure। जब इनको अपन ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ डालते हैं बल्क डेंसिटी में सुधार होता है और जो जड़ों की जो गलन क्षमता है उसको बढ़ा देता है, रेजिस्टेंट जो पावर हो जाती है भूमि के अंदर उसको कम कर देते हैं और रेजिडुअल इफेक्ट छोड़ते हैं अगली क्रॉप के लिए। फिर उसके बाद आता है यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर इन क्रॉप रोटेशन बिफोर ट्रांसप्लांटिंग राइस। 50% जो नाइट्रोजन है रिक्वायरमेंट है वो राइस की वो उसको सप्लाई करते हैं किसके द्वारा, ग्रीन मैन्योरिंग के द्वारा।
ग्रीन मैन्योरिंग के अंदर राइस के अंदर क्या लेते हैं अपन, एजुला और ब्लू ग्रीन एलगी। 75 से 100% of crops requirement in case of rain-fed lowland when require of nitrogen is relatively low, 60-80 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर। तो ये क्या करते हैं, 75 से 100% रिक्वायरमेंट है जो उसकी पूर्ति करते हैं। फिर उसके बाद आता है हैज ए मोबिलाइजिंग इफेक्ट ऑन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट इन द सोइल। ये क्या करते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और जो फॉस्फोरस और पोटेशियम है उनको मोबिलाइज यानी घुलनशील अवस्था में ला देते हैं फ्रॉम ग्रीन मैन्योरिंग। फिर उसके बाद आता है रेड्यूस द लीचिंग एंड गैसियस लॉस ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन का लॉस होता है गैस फॉर्म में जैसे अमोनिया, और लीचिंग लॉस जो होता है नाइट्रेट और नाइट्रेट के रूप में, उसको कम कर देते हैं। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अप्लाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो अपन पोषक तत्व डाले हैं उनकी उपयोग क्षमता है उसको बढ़ा देते हैं। और ये क्या करते हैं, जो फॉस्फोरस है उसको जो राइस फील्ड के अंदर अपन देते हैं उसमें कमी ला देते हैं, स्किप यानी साइड में कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं 30 kg P2O5 पर हेक्टर इज अप्लाइड टू द ग्रीन मैन्योर क्रॉप। 30 kg वो फॉस्फोरस है वो प्रति हेक्टर ग्रीन मैन्योर के द्वारा दिया जा सकता है। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के और कंपोनेंट्स आ गए, जैसे इट इज क्यूट इंटरेस्टिंग दैट इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रॉप रेजिडुअल बिफोर राइस, यानी जो धान की फसल लेते हैं उससे पहले अपन जो क्रॉप रेजिडुअल डालते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, प्रोवाइड्स 20 से 25 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर, improve the soil organic matter, improve physico-chemical and biological condition of the soil। जो भूमि में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को बढ़ाते हैं, फिजिको केमिकल यानी जो रासायनिक क्रिया है भूमि के अंदर उसको में सुधार लाते हैं, और जो बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द सॉइल है जैसे सूक्ष्म जीवों की मात्रा है उनमें भी बढ़ोतरी लाते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिस टू बी अडोप्टेड फॉर यूज ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट मटेरियल है यानी अपशिष्ट पदार्थ है उनका यूज कैसे करना है उसके बारे में बताया गया। तो वेरियस प्रैक्टिसेस कैन बी अडोप्टेड टू कन्वर्ट वेस्टेज इनटू सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसका परंपरागत खेती के अंदर कैसे अपन प्रयोग करते हैं प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में। तो कन्वर्ट ऑल अवेलेबल बायोमास ऑन द फार्म इनटू कंपोस्ट, यानी जो जितना भी मैटर है उसको अपन कंपोस्ट बनाने के रूप में काम में लेते हैं। फिर उसके बाद आता है मेक यूज ऑफ कैटल एक्सट्रैक्टा एज मैन्योर रेदर देन एज फ्यूल, यानी ईंधन के रूप में प्रयोग न करके अपन उसको ऑर्गेनिक मैटर के रूप में अपन प्रयोग करते हैं। जो गाय भैंसों का गोबर होता है उसको उपले थेपड़ी वगैरह नहीं बनाकर उसका अपन जलाने के उपयोग में न लेकर उसको भूमि के अंदर खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ये हो गए आपके बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर जो मैंने पहले भी बताया था आपको अलग अलग क्लासों के अंदर, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है या ऑर्गेनिक मैन्योर्स है, तो वो सारा जितना मैटर अपन ने पढ़ा था, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर के अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, और नाइट्रेट उर्वरक है, फॉस्फोरस उर्वरक है, पोटेशियम उर्वरक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उनका तो उपयोग करते हैं। उनके अलावा अपन ऑर्गेनिक मैन्योर का भी प्रयोग करते हैं और बायो फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन है उसके अंदर अपन पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, वो किस तरीके से करना है वो अपन देखते हैं। 50% रासायनिक उर्वरकों से करनी है या 50% ऑर्गेनिक मैन्योर से करनी है, और उसके बाद भी अपन देखते हैं जैसे बायो फर्टिलाइजर है उनका 20 से 30% वो पोषक तत्व
को प्रदान करती हैं, जो कि ऑलरेडी भूमि के अंदर पड़े हुए होते हैं। उनको सोल्युबलाइजिंग करने का कार्य जैव ऊर्वकों द्वारा किया जाता है। तो ये आपका टॉपिक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का कंप्लीट होता है।